नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। साथियों, आज हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस बिंदु का नाम है CSCP या MSP। CSCP क्या होता है, इसके पहले हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसके अंदर हमने CSCP के बारे में नॉर्मल इसका सामान्य परिचय क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा इसको कब अपनाया गया था और CSCP होती है जो क्या होता है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से देखा था। उसके बाद CSCP के अंदर हमने देखा था जो CSCP होता है वो क्या करता है, तो MSP घोषित करने का कार्य करता है। तो MSP क्या होता है इसके बारे में भी हमने देखा था। एक बार इसका फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। CSCP का पूरा नाम क्या होता है? CSCP का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या करती है, तो जो CSCP होता है ये एक भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है। उस मंत्रालय का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के अधीन CSCP एक कार्यालय होता है। और ये जो CSCP होता है एक रिपोर्ट बनाती है, पूरे भारत के अंदर सर्वे करती है, अलग अलग सभी राज्यों के अंदर वो एक रिपोर्ट बनाती है और वह रिपोर्ट बनाकर एक संस्था को सौंप देती है। उस संस्था का नाम है क्या? CCEA। इस संस्था को देती है कौन? CSCP अपनी रिपोर्ट इस संस्था को देती है। इस संस्था का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कैबिनेट काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इस संस्था को देती है और वो रिपोर्ट जो होती है वो इस संस्था को देने के बाद में ये संस्था जो CCEA होती है ये संस्था निर्णय लेती है कि जो CSCP के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो MSP है वो घोषित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो इसकी जो भी नियम और शर्त होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको मानेगा या नहीं मानेगा। और पूरा जो MSP जो डिक्लेयर करने का जो पूरा प्रावधान होता है वो CCEA होती है जो MSP घोषित करने का काम करता है। इसमें मेन रूप से जो बात करें जो CSCP होती है इसका केवल एक काम होता है, ये रिपोर्ट बनाती है और उस सूची के अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखती हैं कि उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, उसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए। अब वो मापदंड एक रिपोर्ट बनाकर वो किसको सौंप देगा? CCEA को सौंप देगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो CCEA के द्वारा जो भी नियम और मापदंड बनाए गए हैं वो उनको माने और उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हो। परिवर्तन करने के बाद में जो CCEA जो संस्था होती है ये क्या डिक्लेयर करती है? MSP घोषित कर देती है। क्या करती है? MSP घोषित कौन करता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित करता है वो किसकी रिपोर्ट के अनुसार करता है? तो वो CSCP की रिपोर्ट के अनुसार करता है। और कौन करता है? तो वो CCEA यानी कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। और ये जो CCEA होता है ये किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो यह भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन रहकर एक कार्य करता है। उसके बाद में हमने MSP के बारे में देखा था। CSCP का जो इतिहास है वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में हमने MSP के बारे में देखा था। MSP का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका अर्थ होता है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि ये क्या होता है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक बीमा होता है कि यह एक तरह से क्या होता है? बीमा होता है, यानी कि जब किसानों के द्वारा अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन किया जाता है तो MSP सरकार को बाध्य करती है कि आप एक निश्चित दाम पर किसानों का जो भी कृषि उत्पाद है उसे आप एक निश्चित दाम पर खरीदें। तो उसे हम क्या कहते हैं? MSP कहते हैं, यानी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर किसानों के द्वारा जो भी पैदावार की जा रही है, फसल उत्पादन किया जा रहा है उसे सरकार खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो तो उसे हम MSP कहते हैं, जो क्या करता है? रिस्क को कम कर देता है, यानी कि एक तरह से बीमा होता है। अगर किसान के द्वारा ज़्यादा पैदावार की जा रही है तो वो सारे की सारी पैदावार सरकार खरीदेगी ताकि किसानों को बेहतर आमदनी प्राप्त हो सके। उसके बाद में हमने देखा था जो MSP होती है वो वर्ष में 2 बार घोषित की जाती है। फसल की बुआई से पहले एक खरीफ ऋतु की फसल की बुआई से पहले, रबी ऋतु की फसल की बुआई से पहले हमारे MSP घोषित की जाती है। और सबसे पहले MSP जो 1966-67 के अंदर गेहूं की फसल पर दिया गया था, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा था MSP जो होती है MSP को किस प्रकार से इसको घोषित किया जाता है या MSP निर्धारक के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो MSP निर्धारक के लिए जो एक सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? तो MSP निर्धारक सूत्र कौन सा होता है? तो वो होता है A2, FL और C2। इसके बारे में हमने देखा था। A2 क्या होता है? तो जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या कहलाता है? A2 कहलाता है। FL क्या होता है? तो फार्मर लेबर, यानी कि वह किसान जो छोटे किसान होते हैं, वह किसान छोटे किसान जब बड़े कृषि फार्म पर या बड़े किसान के यहाँ पर मजदूरी करते हैं तो जो बड़े किसान के द्वारा उनको जो भी आमदनी दी जाती है उस आमदनी को हम किस में काउंट करते हैं? तो FL यानी फार्मर लेबर के अंदर काउंट करते हैं। और C2 क्या होता है? तो वह किसान जो भूमि का किराया
भूमि किराए पर या लीज लेकर उस पर अपना फसल पैदावार कर रहे हैं, तो वो लीज लेने के दौरान जब किसान उस भूमि के मालिक को एक किराया देता है और उस किराए पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज को किस में ऐड किया जाता है, तो C2 श्रेणी के अंदर ऐड किया जाता है। तो इन तीनों कारक के आधार पर MSP निर्धारित की जाती है। मान लीजिए अगर A2 का जो टोटल कॉस्ट है, वो एग्रीकल्चर के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे कितना आ रहा है, 600 रुपये आ रहा है, FL का हमारे 200 रुपये आ रहा है और C2 का हमारे आ रहा है 100 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे टोटल कितना हो गया, टोटल लागत हो गई कितनी, 900 रुपये टोटल लागत हो गई। तो ये तो हमारे टोटल MSP यानी कि किसान ने फसल उत्पादन के दौरान इतना उसके अंदर इनपुट लगाया, तो वो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा पर क्विंटल के आधार पर। अब उसके बाद में क्या हुआ, तो MS स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक थे, इनकी अध्यक्षता में एक किसान आयोग बनाया गया 2004 के अंदर और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो भी किसान को आप MSP दे रहे हो, सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी और इन्होंने कहा था कि आप जो भी किसान को MSP दे रहे हो उसमें जितना उनका खर्चा आ रहा है उसमें उसका 50% बढ़ाकर उनको MSP दीजिए। तो उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उस रिपोर्ट की बात मान ली थी और उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने बताया जो किसान के 900 रुपये खर्चा आ रहा है इसमें 50% की बढ़ोतरी करके हमें किसान को क्या करना चाहिए, MSP देना चाहिए। तो फिर उसमें बढ़ोतरी करके दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है, तो इसका डबल हो जाता है। जितना फसल उत्पादन लेने के लिए किसान खर्चा कर रहा है उसको डबल उसमें MSP जोड़कर सरकार उनसे खरीदी करती है फसल उत्पादन का। उसके बाद में क्या हुआ, तो जो MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में एक मेंशन तो ये किया था कि जितना खर्चा हो रहा है उसका 50% बढ़ाकर किसानों को MSP के तौर पर हमें उसका मूल्य देना चाहिए। इन्होंने एक बात और मेंशन की थी इस रिपोर्ट के अंदर कि जो C2 जो श्रेणी होती है, C2 श्रेणी की जगह आप C3 श्रेणी का यूज़ करें। यानी कि MS स्वामीनाथन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने दो बातें मेंशन की। पहली तो थी क्या, 50% इनको बढ़ाकर फसल उत्पादन जो भी हो रहा है उसका 50% बढ़ाकर इनको आर्थिक सहायता या न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए MSP के तहत। एक और इन्होंने मेंशन किया था जो C2 जो श्रेणी है, C2 श्रेणी की जगह हम क्या लेकर आए, C3 श्रेणी लेकर आए। C3 श्रेणी क्या होती है, तो C3 श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसान की बौद्धिक क्षमता यानी कि किसान के पास में अपने एक सोचने की क्षमता होती है और वह उसी बौद्धिक क्षमता के आधार पर फसल उत्पादन करता है। अगर इसी बौद्धिक क्षमता के आधार पर यदि हम किसी वैज्ञानिक को, जो नवयुवक होता है, जो वैज्ञानिक होता है और वैज्ञानिक को अगर हम खेती करने के लिए अगर फील्ड में भेजते हैं तो वो उतना उत्पादन नहीं दे पाता है जितना किसान अपनी पारंपरिक क्षमताओं के आधार पर, पारंपरिक विकास के आधार पर और पारंपरिक या फिर किसान के बौद्धिक या उसकी सोचने की क्षमता के आधार पर जो ज्ञान उसको बचपन से मिला उस ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, फसल उत्पादन एक बेहतरीन वैज्ञानिक से की तुलना में बहुत ही ज़्यादा करता है। तो बौद्धिक क्षमता को भी इसमें जोड़ा गया और बौद्धिक क्षमता को जो जिस श्रेणी में रखा गया उस श्रेणी को C3 श्रेणी कहा गया और इस C3 श्रेणी को ही MS स्वामीनाथन ने C2 श्रेणी की जगह रखने की एक सलाह दी थी। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि C2 श्रेणी क्या होता है और C3 श्रेणी क्या होता है। एक बार फिर देखें इधर ध्यान से, C2 श्रेणी क्या होती है, तो वह श्रेणी जब किसान किसी भूमि को लीज पर लेकर या उस भूमि को 5 साल के लिए लीज पर लेकर जब उस पर खेती करता है तो उसका जो भी किराया होता है और उस पर लगने वाला ब्याज उस किराए को हम किस श्रेणी में रखते हैं, C2 श्रेणी में रखते हैं। लेकिन MS स्वामीनाथन के अनुसार जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि C2 की जगह आप क्या रखें, C3 रखें। C3 श्रेणी क्या होती है, तो किसान की बौद्धिक क्षमता जो होती है उस श्रेणी को इन्होंने क्या कहा था, C3 श्रेणी कहा था और इसका भी उनको किसानों को एक उचित मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी वैज्ञानिकों के खेत में अगर फसल उत्पादन के लिए भेजते हैं तो वह किसान तुलनात्मक रूप से किसान की तुलना में बहुत ही कम उपज पैदावार कर सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक एक उसके पास में उसको हालांकि उसके पास नॉलेज खूब होता है लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं। लेकिन जो किसान होता है उसको इन्वायरमेंटली सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, उसके लिए उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनको एक बचपन से उनके जीवन से इस
प्रारंभ से ही उनको एक खेती का एक बहुत बेहतरीन अनुभव होता है। इसीलिए किसान की बौद्धिक क्षमता को एम.एस. स्वामीनाथन ने किसमें C3 श्रेणी के अंदर ऐड किया है। तो C3 श्रेणी क्या होता है, तो किसान की बौद्धिक क्षमता या उनकी सोचने की क्षमता है किस परिप्रेक्ष्य में, तो फसल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में। और बौद्धिक क्षमता किसान की ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, तो वैज्ञानिकों की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसकी तुलना में फसल उत्पादन लेने के लिए किसान की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसी श्रेणी को इन्होंने C3 श्रेणी कहा और इसका भी इनको एक मूल्य मिलना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह तो बताया था कि हमें C2 की जगह C3 श्रेणी देनी चाहिए किसानों को, लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा C2 श्रेणी दी जा रही है। C2 श्रेणी के तहत जो भी उनका लागत आ रही है उसके आधार पर MSP में उसको जोड़ा जा रहा है। यानी कि अभी भारत सरकार केवल C2 श्रेणी दे रही है, C3 पर अभी भारत सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी केवल C2 श्रेणी के ऊपर कार्य किया जा रहा है और C2 श्रेणी के आधार पर ही MSP तय की जाती है। और C3 को अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है आने वाले समय में भारत सरकार C3 श्रेणी के ऊपर भी सोचे और हो सकता है इसमें कुछ C2 श्रेणी और C3 जो श्रेणी होती है इन दोनों को हो सकता है आपस में मिलाकर एक नई श्रेणी बनाकर और किसानों को MSP उसमें जोड़कर किसानों को MSP के तहत उस आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। तो ये तो होता है हमारे किस प्रकार से हम MSP का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये MSP का निर्धारक मान हो गए। कौन कौन से सूत्र कौन सा होता है, A2 फार्मर लेबर होता है और C2 होता है। और C2 की जगह हम किसका प्रयोग करना चाहिए, C3 का प्रयोग करना चाहिए हमें। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारे CSCP या MSP के उद्देश्य। यानी कि CSCP जब भारत सरकार लेकर आई तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे कि हम इन चीज़ों के उद्देश्य से हम CSCP या MSP किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो CSCP या MSP के क्या क्या उद्देश्य थे, तो वो इसमें जो नंबर पहला उद्देश्य था वो था हमारे कृषि उपज का उचित मूल्य देना। यानी कि जब किसान फसल पैदावार तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अधिक मात्रा में कर लेता है, लेकिन जब उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार जब उनको उपज प्राप्त नहीं हो पाती तब किसान हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, CSCP लेकर आए और उसका पहला उद्देश्य था कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। यानी कि अगर किसान अगर फसल पैदावार कर रहा है तो अगर मार्केट वैल्यू उसकी 1800 रुपये है गेहूं की पर क्विंटल, अगर वो MSP पर बेचता है तो वो MSP पर कितना बेचेगा, 2015 रुपये में बेचेगा। तो किसान को अल्टीमेटली कितने 215 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो वो MSP पर अगर किसान को गेहूं को बेचता है तो उसको फ़ायदा होता है, तो उसका उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है किसान को। इसके अलावा नेक्स्ट देखें आर्थिक सहायता देना। यानी कि जब किसान फसल पैदावार करता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। उसका भी उद्देश्य था किसका, CSCP या MSP का भी दूसरा जो उद्देश्य था वो आर्थिक सहायता देना होता है। किसको, किसानों को अलग अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है CSCP के अंदर ही, जिसमें हम बात करें फर्टिलाइजर पर अलग सब्सिडी दी जाती है, इंसेक्टिसाइड पर इन पर अलग सब्सिडी दी जाती है, जो भी हमारे सिंचाई के संसाधन होते हैं उन पर अलग सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा जो भी मशीनरी होती है उन पर अलग सब्सिडी दी जाती है और कई सारी गवर्नमेंट योजनाएं भी चलाती है जिसके अंदर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो वो आर्थिक सहायता के अंदर आ जाएगा। और इसका तीसरा उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जैसे जैसे किसान को अपनी उपज का बढ़िया उनको लाभ प्राप्त होगा तो किसान का जीवन स्तर स्वतः अपना आप सुधरता चला जाएगा। तो ये इसका तीसरा उद्देश्य हो जाएगा। नंबर 4 है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना। जब हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था जो CSCP है इसका जो प्रमुख कारण था लाने का वो था चीन और पाकिस्तान के बीच में जो भारत का युद्ध हुआ था, तो उनसे उत्पन्न जो खाद्यान्न संकट था उसमें हमको आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत थी। तो CSCP का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो CSCP किस लिए दी जाती है कि ताकि किसान अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सके। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो CSCP है वो प्रमोटर का काम करती है। किसके लिए, फसल उत्पादन के लिए किसान को मोटिवेट करते हैं कि आप फसल उत्पादन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और वो जो भी फसल उत्पादन किया जा रहा है वो हम MSP के तहत आपका जो भी फसल उत्पादन है वो हम उसको खरीद लेंगे। तो उसमें भी हम आत्मनिर्भर के लिए, खाद्यान्न आत्मनिर्भर के लिए भी CSCP का प्रमुख योगदान रहा। और आज हम CSCP के तहत ही या CSCP के अंदर ही 1966-67 के अंदर गेहूं पर MSP देना प्रारंभ किया था और 1966-67 के अंदर ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा था MS स्वामीनाथन के सहयोग से। तो MS स्वामीनाथन के सहयोग से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसी की बदौलत हम धीरे धीरे फसल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनते गए और आज हम विश्व के कई सारे देशों को अनाज, चावल,
सब्जियां, फल, इन सभी का लगभग कई सारी चीज़ों का हम निर्यात करते हैं। तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना भी हमारा एक इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा बात करें कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो जो CSCP होती है, अगर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देगी तो उतना ही ज़्यादा किसान क्या होगा, प्रमोट होंगे, मोटिवेट होंगे फसल उत्पादन के लिए, तो फसल उत्पादन भी उससे कई गुना बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट बात, ये तो इसके प्रमुख उद्देश्य हो गया। अगर आपको वन लाइनर में पूछा जाए कि इसके उद्देश्य क्या होता है, तो उनमें से आप सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा हो सकता है आपसे मेंस आंसर राइटिंग में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि MSP या CSCP पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखिए या एक आलोचनात्मक विवेचन कीजिए MSP व CSCP का। तो आलोचनात्मक विवेचन करना होगा तो उसके हमें दोनों पहलू लिखने होंगे, इसके मेन एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, दोनों लिखने होंगे। उसके बाद में हमें उसके एडवांटेज तो क्या हो जाएंगे, जो उद्देश्य वो इसके एडवांटेज हो जाएंगे, और इसके लिमिटेशन या सीमाएं क्या होगी या डिसएडवांटेज क्या, दोष क्या होंगे। तो इसका जो सबसे पहला प्रमुख दोष होगा वो क्या होता है, तो ये जो CSCP होती है, जब भी किसान भारत सरकार MSP से फसल उत्पादन का खरीदी करती है तो उसमें क्या होता है, जो भी पहले बड़े कृषि फार्म होते हैं या जो बड़े किसान होते हैं वो अपना फसल उत्पादन MSP के तहत गवर्नमेंट को बेचते हैं। जब बड़े किसान अब फसल उत्पादन को MSP पर बेचते हैं तो गवर्नमेंट का जैसे उनका स्टॉक पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने जो भी तौल के लिए जो भी इन्होंने स्थान पर अपने अपने अलग अलग जो गोदाम बनाए गए वो जैसे बढ़ जाते हैं तो वो खरीदी बंद कर देती है। तो इससे क्या होता है, तो इससे पहला इसका जो लिमिटेशन होगा वो क्या होता है, बड़े किसानों को लाभ होता है। इसमें केवल बड़े जो कृषक होते हैं जिनके पास में ज़मीन ज़्यादा होती है उनको लाभ होता है, क्योंकि उनके पास में नंबर फर्स्ट तो उनके पास में फसल का जो उपज है वो भी ज़्यादा होती है और उनका एक बहुत बड़ा एरिया होता है। तो किसान, जो सरकार क्या करती है, जो बड़े किसान होते हैं वहीं पर अपना फार्म लगा देते हैं और वहीं पर अपना फार्म से अनाज को वहाँ से MSP के तहत कलेक्ट कर लेती है और गोदामों में पहुंचा देती है। तो इससे जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो पहला इसका दोष क्या हो जाएगा, बड़े कृषकों को लाभ होता है। नंबर सेकंड बात करें, गाँवों में विपणन सुविधा नहीं, यानी कि जो भी ये गवर्नमेंट MSP के तहत खरीदी करती है वो क्या करती है, तो शहरों के आसपास या जो बड़े टाउन होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पर मंडियों की इनकी बड़ी सुविधा होती है, यानी कि विपणन की सुविधाएं बड़ी अच्छे से होती हैं। तो वहाँ पर तो खरीदी कर लेते हैं। लेकिन जो गांव शहरों से दूर होते हैं, जहाँ पर यातायात के साधन की संभावना बहुत कम होती है, सड़क मार्ग अच्छा नहीं होता, रेल मार्ग अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पर किसान MSP के तहत अपना जो कृषि उपज है उसको नहीं बेच पाता और उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक इसका ये भी दोष हो जाएगा। इसके अलावा छोटे व सीमांत कृषकों को कोई लाभ नहीं होता है, कम लाभ होता है। यानी कि जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम भूमि होती है, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर भूमि होती है, उनको इनमें कम लाभ होता है, क्योंकि जब वो बेचने जाते हैं MSP के तहत तो जो भी वहाँ के बिचौलिया होते हैं वो उनको वहीं पर रोक देते हैं और उनका माल बिकने कम देते हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे व सीमांत किसान होते हैं इनको MSP के तहत कम लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा यातायात की प्रॉपर सुविधा नहीं होने के कारण हम MSP के तहत नहीं बेच सकते। टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण जब गवर्नमेंट MSP घोषित करती है तो टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से वहाँ पर किसानों को पता नहीं चल पाता है कि MSP के पे हमें कितना गवर्नमेंट हम MSP पर खरीदी कर रही है, मार्केट वैल्यू क्या है उसका, तो टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण भी इसका प्रॉपर हमें पता नहीं चल पाता। तो ये इसके प्रमुख कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो ये तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जो CSCP है या MSP है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद में हमने देखा जो C2 श्रेणी होती है उसकी जगह MS स्वामीनाथन ने C3 जो श्रेणी होती है उसको लाने के लिए बताया। C3 श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा इसके उद्देश्य क्या है और इसके दोष क्या हैं। तो अगर हमें आलोचनात्मक विवेचन देना होता है कि अगर इस पर CSCP या MSP पे तो हम ये दोनों चीज़ें आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि CSCP या MSP का वेस्टर्न वर्ल्ड या यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। तो ये सब भारत के अंदर जो MSP या CSCP दी जा रही है किसानों को, इसका सबसे विरोध क्यों करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इसका प्रमुख विरोध का कारण क्या है। तो उसके बारे में हमको डिटेल से एनालिसिस करना होगा। इसीलिए आप अपने साथ में कॉपी पेन इन सभी को साथ में लेकर चले और प्रॉपर एक नोट्स बनाते चले और अपने नाक कान आँख सब खुले रखिए ताकि ये जो एक बेहतरीन विकल्प है हमारे पास में CSCP का विरोध के प्रमुख कारण क्या है उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं।
उन उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसके विरोध के प्रमुख कारण क्या हैं, और उसके फिर हम इसके उपाय भी देखेंगे कि भारत सरकार ने इसका अल्टरनेट क्या ढूंढा है कि हम CSCP या MSP किसानों को प्रोवाइड भी करवाते रहें। अगर हो सकता है भविष्य में इसको बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो उसका हमारे पास में कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए, उसके बारे में हम विकल्प देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो CSCP या MSP है, MSP के विरोध का कारण, MSP के विरोध का कारण क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा जो MSP दी जाती है किसानों को, उसका जो विरोध का जो प्रमुख कारण है वो, उसके लिए जो जिम्मेदार जो कारक हैं वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा WTO। क्या कौन है, WTO इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम CSCP ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तो अब हम WTO के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो WTO जिम्मेदार क्यों, क्योंकि WTO क्या है, तो ये एक विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि जितना भी विश्व के अंदर एक देश से दूसरे देश में, भारत से अमेरिका के बीच में कोई भी अगर व्यापार हो रहा है तो उस पर जो निगरानी रखने का कार्य होता है वो कौन करता है, WTO करता है। इसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ इसके सब्सिडी होती है। तो उन सब्सिडी के अंदर भारत को भी रखा गया, और इसके जो मेंबर देश है वो लगभग 163 से 164 इसके मेंबर कंट्री यानी कि मेंबर देश हैं इसके, यानी कि सदस्य देश हैं। तो वो क्या करते हैं, भारत पर प्रेशर बनाते हैं। कौन कौन से देश प्रेशर बनाते हैं, तो WTO के अंदर कितने सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं, जिसके अंदर से कौन कौन, एक तो US है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA एक तो भारत पर दबाव बनाता है कि आप सब्सिडी को बंद कीजिए, USA, और एक बनाता है क्या, यूनाइटेड, या हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या करती है, भारत पर प्रेशर बनाती है, किसके सहयोग से, WTO के सहयोग से। यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारे देश आते हैं, लगभग 28 से 30 देश आते हैं, जिसके अंदर प्रमुख रूप से ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के अंदर 4 देश आते हैं। इसके अलावा जो हम फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये हम तुर्की हो गया, ये कई सारे ऐसे देश आते हैं जो भारत के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है यानी कि MSP दी जाती है उसका ये विरोध करते हैं। अब विरोध का जो प्रमुख कारण है वो क्या होता है, WTO होता है। अब WTO के अंदर भी 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है। कौन कौन सी सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जो 164 सदस्य देश हैं इनको अलग अलग सब्सिडी, WTO के अंदर सदस्य देश कितना, 164 सदस्य देश हैं, और WTO के अंदर 3 सब्सिडी दी जाती है, और उन 3 सब्सिडी के आधार पर इन 164 देशों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो इसमें 3 सब्सिडी कौन कौन सी आती है, एक तो आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। नंबर 2 आती है इसमें ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और नंबर 3 आती है इसमें अम्बर बॉक्स सब्सिडी। WTO के अंदर कितने सदस्य देश आते हैं, तो 164 सदस्य देश आते हैं, उसमें से USA और यूरोपियन यूनियन लगभग 40 से 50 देश ऐसे हैं जो भारत के अंदर जो MSP दी जा रही है उसका विरोध करते हैं। और विरोध का जो प्रमुख कारण है वो कौन है, WTO, और WTO के अंदर ही 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जो 164 सदस्य देश है इनको सब्सिडी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया। उसमें से पहली सब्सिडी है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और तीसरी है अम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसमें जो तीनों सब्सिडी है इसमें से जो WTO के अंदर जो विरोध का जो कारण होता है वो कौन सी सब्सिडी होती है, तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है। अम्बर बॉक्स सब्सिडी ये क्या करता है, तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है जो क्या करता है, CSCP या MSP, या इसी को हम कह सकते हैं आर्थिक सहायता का विरोध करता है, आर्थिक सहायता का विरोध करता है। तो WTO के अंदर कितने तरह की सब्सिडी दी जाती है, नाम याद होने चाहिए अपने को, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब इसमें से 2 ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये तीनों क्या होती है जब हम WTO पढ़ेंगे उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए अम्बर बॉक्स सब्सिडी। अम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर क्या कहा जाता है, तो CSCP, MSP या फिर
इसके अंदर एक लाइन मेंशन की गई है, आर्थिक सहायता का विरोध करता है। यानी कि यदि कोई भी देश अपने यहाँ पर आर्थिक सहायता देता है, किसको देता है आर्थिक सहायता? किसानों को, किसान को। यानी कि कोई भी देश अपने यहाँ पर किसानों को आर्थिक सहायता देता है सब्सिडी के रूप में, तो उसका जो विरोध है वो कौन सा सब्सिडी करती है डब्ल्यूटीओ के अंदर? तो अमर बॉक्स सब्सिडी। इसी सब्सिडी के आधार पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन यूनियन या यूएसए वो भारत पर दबाव बनाता है, किसके सहयोग से? डब्ल्यूटीओ के सहयोग से, कि आप सीएसपी या एमएसपी को भारत के अंदर बंद कीजिए। अब इसका जो विरोध का जो कारण है, वो विरोध का कारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो होता है अमर बॉक्स सब्सिडी जिम्मेदार है। अब कोई ना कोई ऐसा प्रमुख कारण तो होगा कि ये जो यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न वर्ल्ड है ये सीएसपी या एमएसपी का विरोध करे। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या होता है? तो जब भारत सरकार क्या करती है, सीएसपी या एमएसपी के तहत किसानों को आर्थिक सहायता देती है, तो आर्थिक सहायता देने पर यहाँ के जो भारत के जो किसान है वो क्या कर देते हैं? तो फसल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं। क्या करते हैं? तो सीएसपी जब हमें कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है तो हम क्या करते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे को अगर कोई 1 लाख रुपए दे देगा तो मैं उन 1 लाख रुपए का क्या करूँगा? उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूँगा, और मैं ये सोचूंगा कि मुझे आज 1 लाख रुपए मिले तो भविष्य में मेरे को महीने 1.5 महीने बाद में मुझे 10 लाख रुपए मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ज़्यादा कार्य करूंगा। यानी कि मुझे 1 लाख रुपए किसी ने दिए तो मैं उसके लिए 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या होगा? प्रमोटर का काम करें, यानी कि मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप और अधिक से अधिक काम कीजिए। तो इसी प्रकार से हम सीएसपी या एमएसपी ये क्या करती है? भारत सरकार जब किसानों को आर्थिक सहायता देती है तो किसानों को और प्रमोट करती है कि आप और अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए, हम आपका सामान खरीदेंगे और इसको विश्व के अन्य देशों तक पहुंचाएंगे। तो जब सीएसपी या एमएसपी के तहत किसानों को क्या करते हैं? आर्थिक सहायता प्रदान होती है, मिलती है, तब ये किसान लोग क्या करते हैं? तो किसान लोग क्या करते हैं? तो ये अधिक फसल उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं? अधिक फसल उत्पादन करते हैं। अब जब किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है या उसका प्रोडक्शन होता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? बिल्कुल सस्ती हो जाती है। जब किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। सस्ती हो जाती है। उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ये बाजार मूल्य होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा? सबसे पहला तो सीएसपी का विरोध कौन करता है? तो अमर बॉक्स सब्सिडी करती है। अमर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? तो आर्थिक सहायता का विरोध करता है। आर्थिक सहायता का विरोध करता है किसी भी देश में, यानी कि 164 देशों को इन तीनों बॉक्स में अलग अलग विभाजित कर दिया, जिसमें से सब जो भी देश आर्थिक सहायता देता है उन सभी को अमर बॉक्स सब्सिडी का विरोध झेलना पड़ता है। तो जब आर्थिक सहायता का विरोध होता है तो किसके लिए? तो सीएसपी या एमएसपी के लिए। तो अब ये क्या करता है? तो एमएसपी क्या करती है? तो एमएसपी का जो देने का जो प्रमुख कारण है वो प्रमोटर का काम करता है, यानी मोटिवेशन करते हैं कि आप फसल का उत्पादन अधिक से अधिक कीजिए, हम आपका सामान खरीदेंगे और उसको विदेशों में अन्य स्थानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो किसानों का जो मेन काम होता है वो क्या? जैसे जैसे इनको पैसे मिलते जाएंगे अधिक, वो क्या करेंगे? फसल का उत्पादन ज़्यादा करेंगे। जैसे ही फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है तो फसल का उत्पादन ज़्यादा होने पर वो कोई भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी तो उसके जो बाजार मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाजार मूल्य यदि कम हो जाता है तो बाजार मूल्य कम होने के बाद में उसका जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है? कम प्राप्त होता है। लाभ क्या होता है? कम प्राप्त होता है। अब इसका जो विरोध का जो इंटरनल, ये तो हमारे घरेलू बाजार होगा। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है तो वो समझते हैं। जब डब्ल्यूटीओ बनाया गया था तो डब्ल्यूटीओ के अंदर या डब्ल्यूटीओ से पहले गेट काम करता था, GATT काम करता था। उसके कुछ नियम व शर्तें थी। तो वो क्या कहता था कि जो विकसित देश है, विकसित देश अपने यहाँ पर कपास का हो गया, गन्ने का हो गया या चीनी का हो गया, इनका उत्पादन नहीं करेंगे, यानी कि इनकी फसल करना ही बंद कर देंगे। और ये क्या करेंगे? जो भी विकासशील देश है, यानी कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों से कच्चा माल प्राप्त करेंगे और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री है वहाँ से उनको बनाकर वो विदेशों में बेचेंगे। तो भारत क्या विकासशील देश है और यूएसए और यूरोपियन यूनियन क्या है? विकसित देश है। तो ये क्या करते हैं? तो भारत से कच्चा माल खरीदते हैं। कौन? विकसित देश। भारत क्या है? एक विकासशील देश है। तो WTO या इससे पहले जो गेट काम करता था उसके कुछ नियमावली या शर्तें थी कि आप विकासशील देशों से कच्चा माल खरीदेंगे। अब भारत क्या विकासशील देश है तो भारत क्या करता है? इनको कच्चा माल बहुत ही सस्ता उपलब्ध करवा देता है, जिसके कारण
जो विकसित देश है ये कच्चा माल विकसित देश खरीदते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है वो खरीदता है, और वो खरीदने के बाद में वहाँ पर वो माल बहुत इतना सस्ता चला जाता है कि जो उनकी जो उत्पादन की जो इकाइयाँ होती है वो सस्ता माल उत्पादन करती है। यानी यहाँ से तो कच्चा माल यूरोपियन यूनियन के पास चला गया, और वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा माल पहुँचेगा तो वो माल उतना ही सस्ता होता है, और सस्ता होता है तो वो बाज़ार में भी उतना ही सस्ता उपलब्ध होता है, तो इनको क्या होता है, लाभ कम प्राप्त होता है। तो इसी कारण जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं ये इनका विरोध कर रहे हैं कि आप भारत के अंदर जो सब्सिडी दे रहे हैं इसको बंद कीजिए, सब्सिडी देना बंद कीजिए, और जो हमें माल प्राप्त हो रहा है, जो सस्ता माल प्राप्त हो रहा है, इसको कुछ महंगा कीजिए ताकि हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, यानी कि हमें केवल लाभ प्राप्त हो सके। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसका जो प्रमुख कारण है विरोध का, वो कौन है, वेस्टर्न वर्ल्ड इसका विरोध का कारण है। इसके अलावा जो भी जापान देश है वो भी सब्सिडी देने का काम करता है। आज चाइना की बात करें, चाइना के पास कच्चा माल इतना ज़्यादा है कि वो वहाँ पर कच्चा माल वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राप्त होने की वजह से जो भी वहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, वो चाहे किसी की भी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकती है हमारे, इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, और वो सस्ती चीज़ों में भारत में हमें बेच देता है। इसीलिए हमारी जो लोकल जो इंडस्ट्री होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो ये एक इसका प्रमुख विरोध का कारण होता है। किसके, CSCP के विरोध का कारण कौन है, तो WTO के अंदर भी कौन जिम्मेदार है, तो अम्बरबॉक्स सब्सिडी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया हो। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि जो इसका विरोध का कारण है वो क्या क्या। इसका विरोध का कारण अगर कोई संस्था पूछे तो WTO, और WTO के अंदर भी पूछा जाए कि कौन सा बॉक्स या सब्सिडी जिम्मेदार है, तो अम्बरबॉक्स सब्सिडी इसके विरोध के लिए जिम्मेदार हो जाए। अब जो अम्बरबॉक्स सब्सिडी होती है ये क्या होती है, तो ये आर्थिक सहायता देने का विरोध करती है, यानी कि किसी भी देश के अंदर किसानों को जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको आप देना बंद कीजिए। ये क्या, कौन सा सब्सिडी कहता है, अम्बरबॉक्स सब्सिडी कहता है। लेकिन भारत सरकार किसानों को क्या करती है, MSP प्रोवाइड करवाती है। MSP क्या करती है, तो उनको ये मोटिवेशन का काम करती है फसल उत्पादन के लिए। तो अधिक फसल उत्पादन लेते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती है तो उनका बाजार मूल्य गिर जाता है। बाजार मूल्य गिर जाने के कारण उनको क्या होता है, लाभ कम प्राप्त होता है। तो अल्टीमेटली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इन सभी का विरोध कर रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होते हैं, इनको हम विस्तार से देखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि भारत के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में एक शर्त रखी गई थी कि आप हमें जो अभी दिल्ली के अंदर पिछले वर्ष जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के अंदर जो भी किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी एक शर्त रखी थी। विरोध का कारण पता चल गया। विरोध का कारण कौन है, तो WTO कौन है, WTO संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। और विश्व व्यापार संगठन के अंदर भी कितने 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है। नंबर फर्स्ट ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। तीनों सब्सिडी क्या होते हैं, तो ये हम जब WTO पढ़ेंगे तो विस्तार से एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल आप केवल इनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो अम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है। अम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या कहते हैं कि आप आर्थिक सहायता नहीं देंगे किसानों को, किसी भी देश के अंदर किसानों को आर्थिक सहायता नहीं देंगे, क्योंकि उसके अल्टीमेटली जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो फसल उत्पादन अधिक होने की वजह से लाभ कम प्राप्त होता है। किसको, जो विकसित देश होते हैं उनको, ठीक है ना। WTO के अंदर भी कौन जिम्मेदार है, तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी। कौन जिम्मेदार है, अम्बर बॉक्स सब्सिडी। अम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, तो आर्थिक सहायता नहीं देना है, ठीक है ना। यानी कि किसी को भी आर्थिक सहायता नहीं देना है। किसको नहीं देना है, तो किसान को। या अल्टीमेटली हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की सब्सिडी किसानों को नहीं देनी है अपने को, चाहे वो MSP के तौर पर हो सकती है, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए हो सकती है, चाहे वो मशीनरी के लिए हो सकती है, चाहे वो सिंचाई के संसाधन हो सकते हैं, चाहे वो फव्वारा मेथड से के लिए फव्वारा इरिगेशन सिस्टम हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो सकता है। किसी के लिए भी हमको सब्सिडी नहीं देना है। तो उसका विरोध कौन करता है, तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी करता है। ये तो हो गए इंटरनेशनल लेवल पे। अब एक तरह से तो क्या होता है कि भारत पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, कि आप सब्सिडी को देना बंद कीजिए। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, किसान भारत सरकार पर क्या दबाव बना रहे हैं, यहाँ के जो किसान हैं, किसान भारत के अंदर जो किसान है, भारत के किसान क्या कर रहे हैं, तो भारत के किसानों की
शर्त है कि आप हमें, भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए कि आप एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे। आप एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, यानी कि जो अभी किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन की अपनी अलग अलग शर्तें थी। पंजाब के किसानों की अलग शर्तें थी, हरियाणा के किसानों की अलग शर्तें थी, यूपी के किसानों की अलग शर्त थी। लेकिन उन सभी शर्तों में से कॉमन जो शर्तें थी, उनकी सबसे प्रमुख शर्त थी, आप हमें लिखित में दीजिए कि आप एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे। यानी कि जब से चालू हुई, अब ये अल्टीमेटली आगामी वर्षों तक, जब तक किसान यहाँ भारत के अंदर रहेंगे, तब तक आप एमएसपी उनको देते रहेंगे। और क्यों ना करे भारत सरकार ऐसा कि आप, भारत सरकार को मेरे हिसाब से तो लिखित में दे देना चाहिए कि हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज भारत की जो कंडीशन है वो 1960-70 के दशक से आज बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में आज हम पहुंच चुके हैं। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। अगर आज हम लिखित में दे भी दें कि हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, तो भी जो विश्व के अन्य देश हैं उनका भारत के अंदर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकला है। इसके अलावा जो भी जितने भी विकसित देश हैं आज वो भारत के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो रूस हो गया, चाहे इसके अलावा जापान हो गया। ऐसे कई सारे ऐसे देश हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के कई सारे देश हो गए, जैसे यूएई हो गया। इसके अलावा बात करें हम ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों के साथ में हमने कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, यानी कि एफटीए कर रखा है। तो अगर भारत सरकार लिखित में भी दे दे कि हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, तो भारत के ऊपर उसका कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर भारत सरकार लिखित में दे दे तो और किसानों को एक राह मिल जाएगी कि हमें सरकार के द्वारा एक लिखित में मिल चुका है कि हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, तो किसान और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मैंने दोनों बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो किसानों की क्या डिमांड है कि आप हमें लिखित में दें कि हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखें कि ये तो इसके विरोध के कारण हो गए और किसानों की मांग हो गई। अब भारत ने क्या कि ये तो हमारे घरेलू बाजार के अंदर हो गया, घरेलू हमारे देश के अंदर का मामला हो गया। अब भारत जब वेस्टर्न वर्ल्ड किसी का विरोध कर रहे हैं तो भारत को भी उनका जवाब देना होता है। तो भारत ने इसके जवाब में क्या किया, तो वो देखते हैं हम अब। तो इसके विरोध का कारण क्या है, तो विरोध का कारण तो हो गया क्या, हमारे WTO होगा। WTO के अंदर क्या हो जाएगा, अमर बॉक्स सब्सिडी हो गया। अमर बॉक्स सब्सिडी क्या कहते हैं, तो आप आर्थिक सहायता नहीं देंगे, किनको, किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देंगे, चाहे वो एमएसपी पर जो सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि फसल उत्पादन पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए, फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए, सिंचाई संसाधन के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए, और इसके अलावा जो भी सारी मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर को खरीदने के लिए, कंबाइन होगा, थ्रेसर होगा, किसी भी प्रकार की मशीनरी के लिए आप किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे। ये कौन कहता है, WTO के अंदर मौजूद अमर बॉक्स सब्सिडी। और इसी अमर बॉक्स सब्सिडी के आधार पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भारत पर दबाव बनाता है कि आप सब्सिडी देना बंद कीजिए। अब भारत ने इसके बचाव में क्या किया, तो ये तो हो गया विरोध का कारण। अब इसका उपाय क्या है, तो भारत सरकार ने या भारत जैसे जो विकासशील देश हैं इन्होंने क्या किया, तो एक बचाव उपाय के लिए क्या किया, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा G33। ये G33 क्या होता है, तो G33 एक जो विकासशील देश है उनका एक संगठन है। यानी कि जितने भी विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, इधर हमारे जो भी आसियान देश हो गए वो हो गए, ये जो जितने भी विकासशील देश हैं, विकासशील देशों का जो संगठन हो उस संगठन को क्या कहा जाता है, G33 कहा जाता है। ये क्या है, तो विकासशील देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन। विकासशील देशों का संगठन क्या कहलाता है, तो G33 कहलाता है। यानी कि इसमें 33 देश ऐसे हैं जो क्या होते हैं, विकासशील देश हैं, लेकिन है ये G33। लेकिन इसमें जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं G33 के अंदर वो कितने, लगभग 44 या 43 इसके अंदर सदस्य देश हैं। नाम तो इसका क्या है, G33। और इसके वर्तमान के अंदर कितने सदस्य देश है, तो लगभग 44 या 43 इसके अंदर सदस्य देश है। इसका एग्जैक्ट जो कंट्री है वो आप गूगल से देख लेना,
नाम जरूर G33, लेकिन इसके अंदर जो सदस्य देश है वो 44 या 43 हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें जो भारत के विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देश है, इस विकासशील देशों में कौन कौन आ गया? तो भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, आसियान देश हो गए, ये लगभग कई सारे ऐसे देश हैं जिनको हम विकासशील देश कहते हैं। और ये विकासशील देश किसके अंदर सदस्य देश हैं? तो ये WTO के अंदर भी सदस्य देश हैं। इन विकासशील देशों ने, ये जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों ने WTO के अंदर जाकर, जो WTO है, WTO के अंदर जाकर विकासशील देशों ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा हमारी देश की आर्थिक, जो विकासशील देश है, इन्होंने WTO के अंदर जाकर कहा हमारे देश के आर्थिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान किसका है? कृषि का है। कृषि व कृषि से प्राप्त उत्पादन से है। तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि आप सब्सिडी देना बंद कीजिए, तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत जैसे विकासशील देश है, विकासशील देशों का संगठन क्या है? G33 है। इन्होंने WTO के अंदर जाकर कहा कि लगभग 40 से 45 देश हैं जो WTO के अंदर गए, यानी कि उनके जो मेंबर सदस्य देश के जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व बिठाए गए हैं, उन्होंने सभी ने एक साथ जाकर WTO के अंदर जाकर क्या कहा कि हमारे देश के आर्थिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान किसका है? कृषि व कृषि से प्राप्त उत्पादन से। यानी कि मान लीजिए भारत की बात करें, भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 70% जनसंख्या इस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। तो भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान किसका है? कृषि व कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद से है, कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद से हैं। और ये जो कृषि से प्राप्त हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इससे कई सारे उद्योग जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करें कपड़ा उद्योग हो गया, शुगर मिल उद्योग हो गया, इसके अलावा हम बात करें चारा उद्योग हो गया। तो ऐसे कई सारे उद्योग हैं जो किससे सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर हम कृषि पर सब्सिडी देना बंद कर देंगे, तो ये जैसे हम सब्सिडी देना बंद करेंगे, तो जैसे ही बंद किया तो धीरे धीरे फसल का उत्पादन क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो कृषि से संबंधित जो जुड़े हुए उद्योग हैं, वो उद्योग बंद हो जाएंगे, और हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो सुधार है, वो उसमें कमी होने लग जाएगी, और हम और धीरे धीरे और भी क्या होने लग जाएंगे? गरीब होने लग जाएंगे। तो विकासशील देशों ने जब ये सारी बातें जब WTO के सामने रखी, तो WTO दोनों तरह से बीच में एक के बीच में समस्या पैदा हो गई कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात माने या हमारे विकासशील देशों की बात माने। तो ये इन दोनों का अलग अलग मामला है। विकासशील देशों ने भी अपना अलग मुद्दा रखा, और जो विकसित देश है उन्होंने भी अपना अलग मुद्दा रखा। तो अब आगे देखने की बात है कि जो WTO है वो अपना क्या फैसला सुनाता है। तो दोनों के पक्ष की मैंने बातें बता दी। अब WTO के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा पक्ष मानेगा। अब इसके अलावा बात करें, ये तो वर्तमान में तो दोनों कंडीशन एक जैसी चल रही है, यानी कि इनका पलड़ा भी भारी है तो उनका पलड़ा भी भारी है। लेकिन इसके लिए कुछ अल्टरनेट भी तो हमको ढूंढने चाहिए। यानी कि उपाय पहला तो क्या हो गया? G33 देशों ने जाकर WTO के अंदर अपनी शर्तें बता दी। नंबर सेकंड की बात करें, इसका अल्टरनेट, यानी कि हो सकता है कि WTO के अंदर एक नई सब्सिडी बना दे, या इसी सब्सिडी के अंदर और कुछ प्रावधान कर दिया जाए कि आपको इतने स्तर तक सब्सिडी देनी है और इतने स्तर तक सब्सिडी नहीं देनी है। यानी कि प्रावधान कर दिया जाए कि आपको इतनी फसल पर सब्सिडी देनी है, इसके ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कुछ नुकसान भी हो, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो इसका हमारे पास में अल्टरनेट होना चाहिए। तो इसका हमारे पास भारत सरकार ने इसका अल्टरनेट क्या ढूंढा? अल्टरनेट यानी कि अगर सब्सिडी नहीं भी दी जाती है तो उसका अल्टरनेट किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अल्टरनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो
जो हम एमएसपी दे रहे हैं किसानों को, भारत सरकार के द्वारा जो एमएसपी दी जा रही है, उस एमएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और किसानों की आय को दुगनी करना और खाद्यान्न उत्पादन में हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो इसका अल्टरनेट के रूप में हम सबसे पहले क्या यूज़ में ले सकते हैं, नैनो यूरिया। क्या, नैनो यूरिया। एक नैनो यूरिया भी इसका अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि नैनो यूरिया इंडिजियस डेवलप है ये, यानी कि भारत के अंदर इसको विकसित किया गया इफ़को के द्वारा। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा नैनो यूरिया, क्योंकि नैनो यूरिया का विकास भारत में किया गया है या भारत में इसका निर्माण हो रहा है और इसका प्लांट भी ऑपरेशनल हो चुका है। और इसके जो निर्माण की जो लागत है वो लगभग कितने है, 250 से लगभग 350 रुपये, इस बीच में इसका एक बोतल का निर्माण आराम से हो जाएगा। और ये जो एक बोतल होगी ये किसका काम करेगी, एक जो पूरा यूरिया का जो कट्टा होता है उसके बराबर काम करेगा। अब इन दोनों में हम तुलना देखते हैं। जो नैनो यूरिया इसके उत्पादन के लिए कितना, लगभग 250 से 300 रुपये लग रहे हैं। अब वो जो यूरिया का जो कट्टा है उसके उत्पादन में लगभग कितने, 3500 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपये लग रहे हैं, 3500 रुपये लग रहे हैं। अगर भारत सरकार एक कट्टे के लिए 3500 रुपये उसको खरीदने के लिए देती है और नैनो यूरिया की एक बोतल कितने में आ रही है, 250 से 300 रुपये में आ रही है, तो क्यों ना हम जो यूरिया के जो कट्टे हैं उनके ऊपर निर्भरता को कम करें और हम नैनो यूरिया को उत्पादन को बढ़ावा दें। तो आने वाले 3-4 साल बाद में क्या होगा, नैनो यूरिया का धीरे धीरे चलन में ज़्यादा आने लग जाएगा और जो कट्टा है इसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी। और हम इस पर धीरे धीरे क्या करेंगे, जो इसका आयात करते हैं यूरिया का, उस पर भी हम धीरे धीरे पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि जो एक कट्टे का जो उत्पादन होता है वो लगभग 3500 रुपये का होता है और एक किसानों को दिया जाता है कि लगभग कितने 350 से 400 रुपये में आसपास से दिया जाता है। तो इसके अलावा जो शेष बचे जो रुपये होते हैं लगभग 3100 से 3200 रुपये ये सरकार वहन करती है। और सरकार है जो उत्पादन, यूरिया उत्पादन जो उद्योग होते हैं या यूरिया उत्पादन जो कंपनियां होती हैं उनको सरकार अपनी तरफ से 3100 रुपये उनको देती है सब्सिडी के रूप में, यानी कि किसानों को सब्सिडी के रूप में कितने दे रही है, गवर्नमेंट 3100 रुपये एक कट्टे पे दे रही है। अगर यही पैसा अगर गवर्नमेंट किसके, नैनो यूरिया के उत्पादन पर लगाएगी तो अल्टीमेटली किसानों को फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है वो हम बंद कर रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या कहना है कि आप सब्सिडी देना बंद कीजिए, तो उसका अल्टरनेट हमने क्या ढूंढा, नैनो यूरिया। तो हम अगर वहाँ पर अगर बात होती है कि आप सब्सिडी देना बंद कीजिए तो नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमने यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे थे किसानों को वो सब्सिडी हमने बंद कर दी। तो पहला इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से एक अल्टरनेट ये हो जाएगा। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी में सुधार करके नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो इजरायली टेक्नोलॉजी है फसल पैदावार की उसका उपयोग करके हम जो WTO की जो शर्त है अमर बुक सब्सिडी की वो शर्त को भी इसमें हम लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ अल्टरनेट आराम से ढूंढ सकते हैं। तो विरोध का कारण क्या है वो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके उपाय क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं CSCP या MSP के अंदर जो WTO है विरोध का क्या कारण है, तो WTO इसके विरोध का कारण है, ठीक है ना। उसके अंदर कौन सा अमर बुक सब्सिडी, अमर बुक सब्सिडी क्या कहता है, तो आप आर्थिक सहायता देना बंद कीजिए, किसको, किसानों को। उसके बाद में इसका उपाय क्या निकाला, तो जो G33 देश है विकासशील देशों का एक संगठन, उसे हम G33 कहते हैं। ये G33 सीरीज अलग अलग होती है, इसके पे भी हम एक सेशन करेंगे जिसमें G33 के बारे में देखेंगे, हम G7 के बारे में देखेंगे, G8 के बारे में देखेंगे, G3 के बारे में देखेंगे और G20 के बारे में हम एक एक करके उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देशों का एक संगठन होता है जिसे हम G33 के नाम से जानते हैं। विकासशील देशों का संगठन G33 के नाम से जाना जाता है। और जो विश्व के अंदर जो विकासशील देश है जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा है उनको G7 के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये G33 सदस्य देश होते हैं और इन्होंने अपनी WTO के अंदर अपनी शर्तें रखी। इसके अलावा हमने अल्टरनेट क्या ढूंढा, तो नैनो यूरिया ढूंढा हमने। इसके अलावा हमने जो इजरायली टेक्नोलॉजी है फसल उत्पादन के लिए वो उसको अपनाकर हम जो WTO की जो शर्त है उसको हम पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।